Good evening and welcome to the Tuesday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. My name is Rajesh Lake and with me is my co-anchor in Hindi, Sonu Sood. धन्यवाद राजेश। नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। रोज की तरह आज भी हम आपके लिए आधे घंटे के इस कार्यक्रम में आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार के ताजा समाचार लाएंगे। प्रमुख खबरों पर चर्चा के लिए आज स्टूडियो में आमंत्रित हैं आर्थिक विशेषज्ञ विशाल दहिया। विशाल जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। A warm welcome, विशाल। नमस्कार सोनू जी, थैंक यू राजेश जी। सबसे पहले हेडलाइंस के साथ हैं राजेश लेख। Benchmark domestic indices end nearly flat. Sensex slips 67 points. Nifty closes at 23,728. Mospi releases the results of annual survey of unincorporated sector enterprises for 2023-24. Major Asian stocks display mixed trends. U.S. markets end higher. And global crude oil prices rise. Brent crude trades at $73.35 per barrel. प्रमुख घरेलू सूचकांक बिना किसी खास बदलाव के बंद हुए। सेंसेक्स 67 अंक गिरा। निफ्टी 23,728 पर हुआ बंद। सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय ने अनिगमित क्षेत्र के संस्थानों के वर्ष 2023-24 के लिए वार्षिक सर्वेक्षण के नतीजों को जारी किया। प्रमुख एशियाई बाजारों में रुख मिला जुला रहा। अमरीकी बाजार तेजी पर हुए बंद और कच्चे तेल के अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में बढ़त। ब्रेंट क्रूड $73.35 प्रति बैरल पर। शुरुआत करते हैं शेयर बाजार से। प्रमुख घरेलू बाजार सूचकांक आज मामूली गिरावट पर बंद हुए। बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 0.09% की मंदी से 67 अंकों की गिरावट दर्ज करता हुआ 78,473 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 0.11% की मामूली गिरावट से 26 अंक टूटकर 23,728 पर बंद हुआ। हालांकि विस्तारित बाजार में रुख सकारात्मक रहा। मिड कैप सूचकांक 0.09% की मामूली बढ़त पर बंद हुआ और स्मॉल कैप सूचकांक में 0.3% की वृद्धि दर्ज हुई। Benchmark domestic equity indices today ended nearly flat. The 30-share index at Bombay Stock Exchange Sensex slipped 67 points or 0.09% to close at 78,473. Similarly, the National Stock Exchange Nifty 50 fell slightly by 26 points or 0.11% to end at 23,728. Meanwhile, the broader market indices at BSE ended in positive territory. The mid-cap index closed with a slim gain of 0.09% and the small-cap index added over 0.3%. In the Sensex index, 16 out of 30 companies ended with losses. In the top laggards, Power Grid slipped over 1.5%, SBI Bank lost over 1%, and Titan dropped nearly 1%. Conversely, among the top gainers, Tata Motors surged over 1.9%, ITC added over 0.8%, and Nestle rose over 0.6%. In sectoral indices at the BSE, 13 out of 20 sectors ended in negative territory. In the top laggards, metal dipped more than 0.9%, power shed 0.7%, and utilities lost over 0.5%. Meanwhile, among the top gainers, services gained over 0.8%, oil and gas as well as FMCG both rose almost 0.6%, and auto advanced over 0.5%. The overall market breadth at the BSE was negative as shares of 2019 declined and 1,977 companies advanced, while 96 remained unchanged. At the National Stock Exchange, 39 companies hit their 52-week high, while 51 hit their 52-week low.
रुपए की बात करें तो अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज डॉलर के मुकाबले 9 पैसे कमजोर होकर 85 रुपए 20 पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ। 6 अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती मापने वाला डॉलर सूचकांक आज दिन के कारोबार में 108.14 पर कारोबार कर रहा था। विशाल जी, जो हमने आज स्टॉक्स में लगभग फ्लैट कारोबार देखा है कल के अच्छे प्रदर्शन के बाद, पिछले वीक में जो 4000 अंकों से अधिक की गिरावट आई, उस परिप्रेक्ष्य में आप कैसे देखते हैं अभी बाजार की स्थिति को? देखिए, इस वक्त बाजार में थोड़ा सा कॉशनरी माहौल जिसे है, मैं कहूँगा कि उस तरह का है। सेक्टर वाइज अगर थोड़ा सा अंदाजा लगा के देखा जाए तो जैसा आप दोनों ने बताया कि एफएमसीजी और ऑटो सेक्टर की अगर बात करें तो जिस करेक्शन की बात आप कर रही हैं, पिछले हफ्ते जो करेक्शन हुआ उससे पहले भी जो थोड़ा करेक्शन हुआ, उसका फायदा शायद एफएमसीजी और ऑटो सेक्टर को देखने को मिल रहा है, क्योंकि वो करेक्शन के बाद अब उसमें थोड़ा सा जिसे कहा जाए कि ठहराव आया कुछ दिनों के लिए और अब वो थोड़ा सा बढ़ोतरी की तरफ है। लेकिन ओवरऑल अगर मार्केट की सिचुएशन की बात की जाए तो मुझे लगता है कि किसी डायरेक्शन में जाने के लिए कुछ इंडिकेटर्स का इंतजार मार्केट में इन्वेस्टर्स को है, और इसी वजह से जो आज की स्थिति रही वो और पिछले हफ्ते में जो हमने स्थिति देखी वो, इस तरह से मार्केट का फ्लैट बंद होना, कल जिस तरह से बाजार में उछाल आया था और उसके बाद एकदम से फ्लैट मार्केट सेंसेक्स का रहना जो है, ये दर्शाता है कि शायद ये जिसे एक फेस्टिव सीजन कहा जाए अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिहाज से देखें तो वो, और दूसरा कई सारे इंडिकेटर्स जिनमें कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं दिखाई दे रही है, कम से कम आज नहीं दिखाई दे रही है, तो उसका इंतजार शायद इन्वेस्टर्स की तरफ से किया जा रहा है। कौन से इंडिकेटर्स, कौन से ट्रिगर्स की बात कर रहे हैं आप? देखिए, एक तो हाई बॉन्ड यील्ड एक डैम्पनर कहा जा सकता है मार्केट के परफॉर्मेंस के लिए। उसके अलावा डॉलर की में जो लगातार मजबूती देखने को मिल रही है और बड़े मिक्स्ड जिसे कहा जाए कि इंडिकेशंस यूएस मार्केट की तरफ से भी आ रहे हैं। वहां के अगर डेटा सेट को देखें, अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा अगर उनका देखा जाए तो एक महीने में उनका डेटा थोड़ा सा ऊपर जाता है, दूसरे महीने में नीचे आता है, और फिर हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि वहां एक नई सरकार, एक नए राष्ट्रपति जो है अगले महीने में लगभग 30 से कम दिनों में वो सत्ता संभालेंगे। तो किस तरह की नीतियां होंगी वो अमेरिकी बाजार की भी दशा तय करेंगी और दिशा तय करेंगी, और साथ में जो ग्लोबल मार्केट्स हैं जिनमें भारतीय मार्केट भी शामिल है उस पर भी उसका कुछ न कुछ असर देखने को जरूर मिलेगा। और दो और बड़े इंडिकेटर हैं जिसकी तरफ सभी इन्वेस्टर्स की नजर रहेगी। पहला, जो तीसरी जो तिमाही है उसके जो नतीजे आने हैं सभी कंपनियों के, तो और बजट दूसरा सबसे बड़ी बात बजट, क्योंकि बजट की तैयारियां चल रही हैं, जो जिसे कहा जाए कि कंसल्टेशन प्रोसेस जो होती है वो प्रोसेस चल रही है। तो एक तरह का एक इंडिकेशन मार्केट शायद ढूंढने की कोशिश कर रही है कि इस बार जो देश का बजट है वो किस दिशा की तरफ बढ़ेगा, और जब आप इतने बड़े फैसले का इंतजार करते हैं तो शायद नतीजा यही फ्लैट ट्रेंड ही होता है। So perhaps Vishal, the market is waiting for the Santa Claus rally, because 90% of the time and the market has delivered. In fact, it was in 2015 and 16 only that the market missed. Other than that, it has always delivered, and small caps have always gained from it. Well, yes, you're right. In fact, the way you're interpreting the historical data, it gives us a sense that yes, something good must be in offing. But then, the trick with the market data when we look at a historical analysis is that with each passing year and every year there are different indicators, there are different factors which are influencing the market, and those factors vary in a very huge manner. That pendulum can swing to the extreme left and to the extreme right as well when we are talking about these indicators. But again, for the Santa Claus rally you're talking about, I believe I am looking forward to the Santa Claus rally on some other day, not on on the Christmas Eve. I was not looking for it, and neither around the New Year. I would be looking for it on the 1st of February, though it is a Saturday, but the markets will be open because the markets have decided to make it a working day from 9 a.m. to 4 p.m.
all eyes will be on the budget, and the budget becomes very significant here because this will again be a sort of budget which will set things in motion for various sectors for the next 4-5 years. There is a sort of a trend which market would look at vis-a-vis different sectors, be it auto, be it industry, be it services. Specifically, when we are talking about emerging sectors like defense manufacturing, the space sector as well. So all eyes will be there in terms of what is the government planning to do. Also, the indicators which are coming in is that the government will have a bit more push on the public spending on social security as well. That also gives the market a bit of a sense that yes, looks like the government is confident in its economic policies, in its spending policies as well. Right. And if the sectors can perform accordingly, but again, the hitch here is how are the companies going to perform? And therein comes the Q3 results. Okay. So what's your take on the foreign fund withdrawals? Because they sold equities worth 168.71 crores on yesterday. So what is your take? How will they behave in the coming days? Well, FII story is a very interesting one. Consider FIIs as a sort of investor who would, want to cash in whenever they can in both situations. In situations where the Indian markets are doing good, and in situations where they're not expected to do good as well. So what options do they have? In fact, the foreign investment, foreign investors, the FIIs or FPIs we call them, they have a lot of options they have. It's not that they're only investing in Indian markets, they're investing in other markets as well. So they weigh their options very minutely, and they keep, jumping from one market to the other. That is why we keep on seeing this movement in the FII investment in terms of they putting in money and they withdrawing money from the Indian markets as well. In a given week, there might be 2 days where you might see a lot of influx of FII money, but rest of the 3 days, perhaps the FIIs would be withdrawing. But there are days, Vishal, when China stimulus came into play, yet the FIIs chose us. Perhaps it looks like that the FIIs seemingly are a bit more, bullish on Indian markets, on the Indian companies' performance. That's why I said the Q3 performance of companies in various sectors is going to be very, very significant. That will determine the fact whether the FIIs are looking at it from a long-term perspective or they are looking at it from a short-term perspective. And then immediately, a few weeks later, you will have the union budget. So that will again cement the fact or the decision which has been taken by the FIIs, or perhaps change their mind if they are in some sort of negative sentiment. So January 20 also holds the key. दो और पहलू हैं जिन पर आपकी छोटी छोटी टिप्पणी चाहेंगे. एक तो जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं, डोमेस्टिक रिटेल इन्वेस्टर्स या डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, उनकी अभी क्या स्थिति है? क्योंकि उन्होंने बहुत संभाला है बाजार को. पिछले कुछ समय में ये कहा जाता था कि वो ज्यादा मजबूत स्तंभ बन गए हैं FIIs के मुकाबले. और दूसरा एक जो और बदलाव होने वाला है फर्स्ट बजट के बाद, जो 1 फरवरी को जो बजट आएगा उसके बाद, उसके कुछ ही दिन बाद RBI की भी पॉलिसी आएगी अंडर द लीडरशिप ऑफ द न्यू गवर्नर. सो इन दोनों पहलुओं पर आपका क्या कहना है? बिल्कुल, देखिए आपने दो सही बातें कही हैं, और मैंने पहले जो कारण गिनाए थे उनमें एक कारण रेट कट भी जोड़ लीजिए, क्योंकि ये भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है. RBI के नए गवर्नर हैं, तो किस तरह से वो जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसको स्टीयर करना चाहेंगे, किस तरह से वो जो इन्फ्लेशन का डेटा है, खासतौर पे फूड इन्फ्लेशन का जो डेटा है उसको किस तरह से वो इंटरप्रेट करना चाहेंगे, किस तरह से उससे डील करना चाहेंगे. तो ये एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण फैक्टर है. कमिंग बैक टू योर ओरिजिनल क्वेश्चन अबाउट DIIs, यानी कि डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स जो हैं, अब डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स एक रीढ़ की हड्डी के तौर पे उभरे हैं भारतीय जो बाजार हैं उनकी और भारतीय अर्थव्यवस्था की भी. और ये डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स की जो परफॉर्मेंस पिछले लगभग मैं कुछ महीने नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा कि अगर थोड़ा सा और पीछे जाएं और 1 या 2 साल का अगर आंकड़ा उठाकर देखें तो उससे कोविड के बाद, जी बिल्कुल, 1 या 2 साल का खासतौर पे आंकड़ा उठाकर देखें, 2 साल में ही समझ में आ जाएगा कि ये एक चीज की तरफ इंगित करता है, और वो है कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था की जो मूलभूत संरचना है वो कितनी मजबूत है. ये मजबूती रिटेल इन्वेस्टर्स के थ्रू देखी जा सकती है, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर्स के पास
डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स में रिटेल इन्वेस्टर्स भी शामिल हैं। रिटेल इन्वेस्टर्स के पास कोई बहुत ज्यादा पैसा नहीं है, एक बड़ा सेगमेंट भी है उसमें जिनके पास ज्यादा पैसा है, लेकिन अगर कंसिस्टेंट इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस उनकी है तो इसका मतलब उनको संभावनाएं दिखाई दे रही हैं बाजार में मुनाफा कमाने की, और वो संभावनाएं अगर डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स को दिखाई दे रही हैं तो इसका मतलब जो राष्ट्रीय आर्थिक नीति है अलग अलग सेक्टर्स को लेके उसमें उनका विश्वास बरकरार है। और एक रिवर्स इसका एंगल भी है, वो ये है कि आप देखिए जिस मार्केट में डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस ज्यादा रहता है वहां अगर एफआईआईज को बाहर कुछ और लुक्रेटिव भी दिखाई दे रहा है तो भी एक सेंटिमेंट उनमें रहता है कि शायद इसी बाजार में बने रहने में फायदा है, क्योंकि ये जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं ये मजबूती से टिके हुए हैं, यानी कि इनको लगता है कि यहां बाजार में मुनाफा मिलेगा। और इस वजह से कई बार आप एफआईआई और डीआईए के डेटा को देखें तो ऐसा नहीं है कि वो हमेशा नेगेटिव या पॉजिटिव ही चलता है, कई बार ऐसा भी दिखता है कि दोनों एक दूसरे के पूरक के तौर पे भी साबित होते हैं। Okay. Moving on, the Ministry of Statistics and Program Implementation, MOSPI, today released the results of annual survey of unincorporated sector enterprises, ASUSE, for 2023-24 for the reference period October 2023 to September 2024. The ASUSE 2023-24 results highlight significant growth in establishments, employment and productivity in the unincorporated non-agricultural sector, demonstrating the sector's recovery from pandemic-related challenges and its resurgence with renewed momentum. According to the survey, the estimated number of establishments registered a growth of 12.84% during the period of October 2023 to September 2024. As per the survey, gross value addition, which is a key indicator of economic performance, rose by 16.52%, driven by a 26.17% growth in other services sector. The survey shows that percentage of female-owned proprietary establishment has increased from 22.9% in 2022-23 to 26.2% in ASUSE 2023-24. The trend indicates a positive shift in the participation of women in business ownership. This survey also reveals a robust growth of 10.01% of total estimated employment in the sector during the period over the previous year. Vishal, this is a good news of proprietary establishment of female-owned from 22 to 26%. Well, Rajesh ji, this entire data is indeed a good news. It's not the female-owned proprietary establishment part of it, because when we look at this data, for our viewers' sake, we will also need to understand what is unincorporated sector. Basically, people like street vendors, people like, tire shops or the puncture shops, people like, who sell wares on either on the street or from their small shops. Maybe, our neighborhood tailor as well. These all are included in the unincorporated sector because they require less amount of money, least amount of skill as well. Perhaps not registered. Not registered, and also the fact is that even if there is, it's like, it's the owner and the worker are the same. So they may employ, their family members as unpaid workers. They may employ some other staff as well as paid workers. But it's more of an individual owned entrepreneurship. And this particular sector, the growth in this particular sector, in fact, I was looking at the data of 2022-23 as well. This women owned proprietary establishment increase in that percentage is not only limited to, on a YOY basis, is not only limited to this year, as in an increase from last year, but also last year's data
was significantly higher than the previous year. And in last year's data, there was a lot of, impetus which was seen in southern states as well, in eastern states as well. So it seems like, this particular sector is contributing a lot to the gross value added part, the GVA part, because it's basically a part of the services sector. विशाल जी, बहुत ब्रीफली, आपको लगता है कि गवर्नमेंट स्कीम्स जैसे हैं मुद्रा स्कीम या स्वानिधि स्कीम, इन सब ने भी कंट्रीब्यूट किया होगा इस ग्रोथ में? जी बिल्कुल, देखिए, क्योंकि सरकार ने लगभग इस सेक्टर में काम करने वाले अलग अलग जो सब सेक्टर्स हैं, जैसे कि स्ट्रीट वेंडर्स के लिए अलग स्कीम है, जैसे कि महिलाओं को लोन उपलब्ध आसानी से हो सके उसके लिए अलग तरीके की स्कीम्स हैं, उसके अलावा छोटे उद्यमियों के लिए जो बिना कोलेटरल का लोन उनको मिल सके उसके लिए अलग से स्कीम्स हैं। तो इस तरह का जो काम करना होता है उसमें कोई बहुत ज्यादा पैसा नहीं चाहिए होता है। हालांकि किसी में 50,000 रुपए चाहिए होंगे, तो किसी में 1 लाख रुपया चाहिए होगा, तो किसी काम को शुरू करने में 2 लाख रुपए चाहिए होंगे। लेकिन उस स्तर के लोगों के लिए और उन लोगों के लिए वो पैसे जुटाना भी अभी तक बहुत मुश्किल था। अब जो उनके लिए ये एक अलग अलग स्कीम से उनको जो लोन उपलब्ध कराने की जो है मुहैया कराने की जो स्कीम्स लागू की गई, उससे उनके लिए काम आसान हो गया। और अगर उनके लिए काम आसान हुआ, एक को करते हुए देखा किसी सोसाइटी में, किसी सेगमेंट में, या किसी डिस्ट्रिक्ट में, या किसी रूरल हैमलेट में, तो उसकी देखा देखी किन्हीं और 4 लोगों ने भी अपना कोई काम शुरू किया होगा। किसी ने अगर टेलर की दुकान खोली तो हो सकता है उसको देख के किसी ने समोसे की कोई जो है अपनी दुकान खोली हो, या फिर कोई और स्ट्रीट वेंडिंग दुकान खोली हो। बजट की आप बात कर रहे थे कि बजट की गहमा गहमी, उसी तर्ज पर है ये खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में नीति आयोग में वरिष्ठ अर्थशास्त्रियों के साथ बजट पूर्व परामर्श में भाग लिया। बैठक में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन, नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष VVR सुब्रमण्यम और अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। केंद्रीय बजट वर्ष 2025-26 के लिए बजट पूर्व परामर्श की शुरुआत इस महीने की 6 तारीख को शुरू हुई। केंद्रीय वित्त मंत्री ने विभिन्न राज्यों के वित्त मंत्रियों, किसान संघों, अर्थशास्त्रियों और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के साथ परामर्श किया था। केंद्रीय वित्त मंत्री आगामी 1 फरवरी को लोकसभा में वर्ष 2025-26 का बजट पेश कर सकती हैं। और अब चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय शेयर बाजारों की ओर। प्रमुख एशियाई बाजारों में आज रुख मिला जुला रहा। चीन का शंघाई कॉम्पोजिट सूचकांक 1.25% की बढ़त में रहा। हांगकांग के हैंगसेंग सूचकांक में 1% से अधिक की वृद्धि दर्ज हुई और सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स सूचकांक 0.4% से अधिक बढ़कर बंद हुआ। इस बीच जापान का निक्केई सूचकांक 0.32% के नुकसान में रहा और दक्षिण कोरिया के कॉस्पी में 0.06% की मामूली गिरावट दर्ज हुई। प्रमुख यूरोपीय बाजारों में दिन के कारोबार में ताजा समाचार मिलने तक रुख सकारात्मक था। फ्रांस के कैक और लंदन के फुटसी दोनों में 0.5% से अधिक की बढ़त थी। जर्मनी का बाजार आज क्रिसमस ईव के उपलक्ष्य में बंद था। Meanwhile, US stocks ended higher yesterday, led by a surge in mega-cap technology stocks. The Nasdaq Composite jumped nearly 1%, S&P 500 climbed over 0.7%, and the Dow Jones Industrial Average ended up by 0.16%. Meanwhile, the markets in the US will close early today and will remain shut tomorrow for Christmas Day, as the Bombay Stock Exchange and the National Stock Exchange will also be closed tomorrow on account of Christmas. BSE and NSE will have no trading or settlement in accounts, settlement in stocks, derivatives, currency, commodity and securities, lending and borrowing segments. Most global markets, including the UK, the US and Europe, will also remain shut. चलते हैं अगली खबर की ओर। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि चालू वित्त वर्ष के पहले 8 महीनों में स्मार्टफोन का निर्यात मूल्य 1 लाख करोड़ रुपए को पार कर गया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री वैष्णव ने कहा कि उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना PLI के कारण देश में स्मार्टफोन निर्यात में पिछले वर्ष की तुलना में 45% की वृद्धि हुई है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार ने चालू वित्त वर्ष में स्मार्टफोन के निर्यात को बढ़ाकर 1
1,70,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। पीएलआई योजना से 3 लाख से अधिक प्रत्यक्ष और 6 लाख से अधिक अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित हुए हैं। शोली, ये स्मार्टफोन्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये पीएलआई की सबसे बड़ी सक्सेस स्टोरी कही जा सकती है? जी बिल्कुल कही जा सकती है, क्योंकि आप अंदाजा लगाइए कि आज के युग में जहां मोबाइल फोन और स्मार्टफोन का पेनिट्रेशन लगातार बढ़ रहा है और खासतौर पे भारतीय बाजार में ही नहीं बढ़ रहा है बल्कि विश्व के बाजारों में बढ़ रहा है, तो ऐसे समय पे इस तरह की स्कीम को लागू करना और उसके नतीजे सामने आना और इसकी सफलता इस बात से भी दिखती है कि जो लीडिंग मोबाइल मैन्युफैक्चरर्स हैं, बड़ी कंपनियां जैसे कि एप्पल की बात की जाए या सैमसंग की बात की जाए, उनके भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स भारत में ही हैं और वो दुनिया भर की जो जरूरतें हैं, कई दुनिया की मार्केट्स हैं जहां ये जो बड़े मोबाइल कंपनियां हैं वो बनाती भारत में हैं और फिर वो मेड इन इंडिया प्रोडक्ट को जो है दुनिया में भेजा जाता है। Moving on, the central government has released the 15th Finance Commission grants of over 2,000 crore rupees for Uttar Pradesh and Andhra Pradesh for rural development. The grants will be utilized by Panchayati Raj institutions and rural local bodies for location-specific needs. The ministry said the government is providing grants directly to Panchayati Raj institutions and rural local bodies to transform the landscape of rural local governance. Vishal, the Ministry of Panchayati Raj has said that more than 1,598 crore rupees will be utilized or released for Uttar Pradesh and 446 crore rupees for Andhra Pradesh. And they have very specifically mentioned that this is going to be for location-specific needs. Now, this is a good turn for them and for their development. Well, again, this highlights two parts, Rajesh ji. One part is the focus on, the public spending in social sector. I consider rural development and Panchayati Raj as a social sector only because ultimately the money which is allocated there and which is spent there is in the form of various social sector schemes as well, apart from infrastructure. The second part it highlights is the beauty of the federal structure of Indian governance. This money is being allocated by the 15th Finance Commission. It's part of that. Now, the Finance Commission, providing money or allocating money rather to the states specifically on location-specific parts, one, and two, sector-specific as well. That again puts in focus, the way the taxpayers' money is being spent, because ultimately this is part the money which states have to get are their share in the taxes which are collected by the government. Right. On the occasion of the National Consumer Day, Union Consumer Affairs Minister Prahlad Joshi today virtually launched several initiatives aimed at identifying dark patterns on e-commerce platforms and empowering the consumers. Mr. Joshi launched the Jago Grahak Jago app, the Jagriti app, and the Jagriti dashboard to protect consumers and identify dark patterns on e-commerce platforms. Now, Vishal, this is a huge benefit for the consumers. Well, several steps have been taken, Rajesh ji, in the recent past as well, in terms of consumer awareness programs, and with the sort of onset of e-commerce platforms as well. There is a concern among the consumers about and overall in the market as well about the impact of digital scenario or the digital safety as well. So programs like these are of course going to be very handy for the consumers. Absolutely. Oil prices rose today, reversing the prior session's losses, supported by a slightly positive market outlook for the short term. Despite thin trade ahead of the Christmas holiday, Brent crude was trading at $73.35 per barrel, gaining nearly 1%. WTI crude also advanced over 0.9% to trade at around $69.91 per barrel when reports last came in. उधर सराफा बाजार में सोना आज बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था। अंतिम समाचार मिलने तक भारत में 24 कैरेट सोना
0.1% बढ़कर 76,350 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर था। वहीं चांदी 0.13% गिरकर 88,960 रुपए प्रति किलो के स्तर पर थी। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अंतिम समाचार मिलने तक फरवरी 2025 में आपूर्ति किए जाने वाले सोने का वायदा मूल्य 0.07% बढ़कर 76,199 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था। बहुत बहुत धन्यवाद आपका विशाल जी शामिल होने के लिए। Thank you. Thank you so much. Thank you, Vishal, for being with us. And before we close the headlines once again, benchmark domestic indices end nearly flat. Mosby releases the results of annual survey of unincorporated sector enterprises for 2023-24. Major Asian stocks display mixed trend. U.S. markets end higher and global crude oil prices rise. That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, goodbye.